गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स 12th क्लास 3rd चैप्टर से कम 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे जो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड या ऑल स्टेट बोर्ड है ना, उससे क्वेश्चन नीट जेई तक में भी कंटेन हो सकते हैं, है ना। तो कुछ यानी लगभग 50 क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना। तो विद्युत धारा से है और उसमें से जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो उनका सलूशन भी शॉर्टकट में ट्रिक में बताते चलेंगे। वैसे तो आप लोगों को क्वेश्चन कहीं भी लिखे हुए मिल जाएंगे, है ना, पर उनका आंसर किसी का, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व करके लाए जा सकेंगे तो उनके लिए हम बताएंगे। अब वैसे तो आप लोग कहीं भी देख कर पढ़ सकते हो क्वेश्चन और उसका आंसर, पर उस आंसर का सलूशन कैसे लाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करके लाना पड़ेगा, तो उनको हम शॉर्ट में ट्रिक में बताते चलेंगे, ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे जिनका आंसर डायरेक्ट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ सॉल्व करके लाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी होगा। अब वैसे तो बता ही दिया कि उसको आप कहीं भी देख सकते हो आंसर भर की ज़रूरत हो तो, पर उसका सलूशन कैसे आता है इसके लिए आपको ये ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ स्टार्ट में बिना सलूशन के डायरेक्ट आंसर। तो चैप्टर 3rd के हैं, चैप्टर 3rd विद्युत धारा वाले पार्ट से, ठीक है ना। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत सिंपल हैं जिनको लगता होगा सर इनको क्यों बता रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमको सबको लेके चलना है सबके हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि विद्युत धारा राशि है, और राशि है मतलब अदिश और सदिश है, बता देना है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश, ठीक है ना। दूसरा है धारा घनत्व, धारा घनत्व राशि है, तो यहाँ पर ये बता दें ये सदिश है, ये क्या है? सदिश है, ठीक है ना। धारा घनत्व तो जे बराबर I/A होता है, तो इसमें क्षेत्रफल वाला राशि A है, ठीक है ना। धारा घनत्व तो राशि कैसी है? सदिश, जे बराबर I/A होता है, ठीक है ना। अब I धारा है, A क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश राशि ये शामिल है, ठीक है ना। और धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। धारा घनत्व का विमीय सूत्र, धारा घनत्व का विमीय सूत्र, तो m0L-2T0A, ये, ठीक है। फिर क्या है? अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का मान, तो ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि का। ये अनुगमन वेग का ये मान होता है। अनुगमन वेग का मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसके बाद इसमें ओम के नियम के लिए शर्त, ताप नियत होना चाहिए, विकृत नहीं होनी चाहिए। ये ताप नियत होना चाहिए, विकृत नहीं होनी चाहिए। 7वें नंबर पर है प्रतिरोध,
प्रतिरोध का मात्रक ओम, और इसका विमीय सूत्र भी लिखते चलते हैं, ml स्क्वायर T-3a-2। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणे मीटर, और विमीय सूत्र इसका क्या होगा, ml³ T-3a-2। ठीक, ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। ये आप लोगों को बता दें, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर RA/L। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है क्या कि रो बराबर RA/L सूत्र जरूर होता है। तो ये ए क्षेत्रफल है या लंबाई है, तो लगता है ये निर्भर है, लेकिन आप लोगों को बता दें R बराबर होता है ml/NA² टाउ। और जब ये मान को यहाँ रख देंगे तो ml/NA² टाउ और इंटू A/L, तो ये L से L कैंसिल हो जाता है, तो रो बराबर बन जाता है m/NE² टाउ। ये सूत्र, इस सूत्र को देखने से पता चलता है कि लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि रो बराबर RA/L होता है तो रो A पर L पर निर्भर होगा, शायद सोच लेते हैं, जबकि रो R का मान ये रखेंगे तो रो बराबर ये आ जाएगा। ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है।
ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। और ये जान लीजिए, जो प्रतिरोध में होता है वही प्रतिरोधकता भी, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। इसकी भी प्रतिरोधकता इसकी भी बढ़ती है। बात को समझना संकेत में, यानी ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। और ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। इस संकेत को समझिए, बहुत शब्द ना यूज किया जाए, हम शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है ना। ये और ये भी बता दें, जिनकी प्रतिरोधकता बढ़ती तो उनका ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है, ठीक है ना। इतना पंद्रह नंबर, अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्य पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, याद रखना है ना। अब तो प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता भी घटेगी ही, ठीक है ना। अब इसमें ये बता दें, इसके बाद इसमें ये बता दें, एक किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ध्यान दीजिए, चालक की लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 बातें हैं। चालक की लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। एक तो ये है कि चालक की लंबाई वैसे बढ़ा दें, जितनी लंबाई का चालक है उससे डबल लंबाई का ले लिया जाए तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना। लेकिन बात को समझना, चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध, तो इसमें क्या होगा, 4 गुना। याद रखना, यदि चालक की लंबाई 2 गुना करना है, यदि चालक की लंबाई 2 गुना करते हैं बिना खींचे, मतलब लंबाई जितनी थी उससे डबल लंबाई का चालक ले ले, उसी पदार्थ का, उतनी मोटाई का, लंबाई भर 2 गुना कर दें, मतलब पद मोटाई उसकी उतनी रहे, लंबाई जितनी थी उससे 2 गुनी कर दें, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन यदि चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करेंगे, तो जब चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करेंगे तो उसके मोटाई में भी परिवर्तन होगा, इस वजह से उसका प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना। ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है। ये लंबाई को 2 गुना भर करने के लिए कहेगा तो प्रतिरोध 2 गुना, और खींचकर लंबाई को 2 गुना करने के लिए कहेगा तो 4 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि लंबाई को 2 गुना करना है सिर्फ, तो उसका प्रतिरोध भी 2 गुना होगा।
लेकिन ये लंबाई को खींच कर 2 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना होगा। ठीक है ना, याद रखना इस बात को, इसमें बहुत गलती होती है बच्चों से फिर। ठीक है ना। और यही प्रश्न है, यदि कह दिया जाए चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा, विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। ठीक है ना, एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 4 गुना होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना। ये अब फिर और कुछ बातें हैं, देखिए अनुगमन वेग की बात करें। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको बता दें, ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग जो है वो घटता है। ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग क्या है, घटता है। उसकी वजह क्या है, Vd बराबर होता है EV टाउ अपान ml। तो होता क्या है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो टाउ घट जाता है, ताप बढ़ाएंगे तो टाउ घटेगा, और जब टाउ घटेगा तो Vd भी क्या होगा, घटेगा। ये है ताप, ये है ताप। ताप बढ़ाए तो ये ताप बढ़ाएंगे जब, तो ये टाउ जो होता है वो घटता है, ये श्रांति काल है। क्या है, श्रांति काल। सुनिए, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब ताप बढ़ाते हैं तो टाउ घटता है। अब जब टाउ घटेगा तो इससे देख लो Vd भी क्या होगा, घटेगा। ये बहुत ध्यान रखना है इसमें। जब ताप बढ़ाते हैं तो श्रांति काल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, जब ताप बढ़ाते हैं तो ये जल्दी पहुँचने लगते हैं, मतलब टाउ का मान घट जाता है। टाउ का मान जब घट जाता है तो Vd का मान भी घटेगा। इसलिए हमने कहा कि ताप बढ़ाएंगे तो टाउ घटेगा और Vd भी घटेगा। ध्यान रखना अनुगमन वेग ताप का प्रभाव। ठीक है ना। इसी में 3 प्रश्न बन सकते हैं। 2 मान लो कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल भी क्या होता है, घटता है। ठीक है ना। और एक होता है गतिशीलता। गतिशीलता का सूत्र म्यू बराबर होता है E टाउ अपान m। गतिशीलता का सूत्र म्यू बराबर इतना। और इसमें भी ताप बढ़ाने पर गतिशीलता घटती है। इसमें भी वही देख लो, ताप बढ़ाए टाउ घट गया, टाउ घटा तो म्यू भी क्या होगा, घट जाएगा। ताप बढ़ाने पर गतिशीलता घटती है। ठीक है ना। 22 इसके बाद आ जाता है उसमें विद्युत शक्ति वाला पाठ, यानी सेल के बारे में आ जाता है। सेल क्या होता है, सेल स्रोत होता है इसका विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा। सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का। ठीक। जब सेल खुले परिपथ में होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर
विद्युत वाहक बल कहलाता है। ध्यान रखना, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। खुले परिपथ का मतलब होता है कि जब सेल से धारा नहीं ली जाती है, जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो उस समय सेल को खुले परिपथ में बोलते हैं। और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, है ना। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो विभवांतर को ही टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक है ना। ये विद्युत वाहक बल को EMF लिखा जाता है और टर्मिनल वोल्टता को भी। ठीक है ना। EMF भी से बड़ा होता है, EMF भी से बड़ा होता है, किंतु सेल को आवेशित करते समय EMF भी से छोटा होता है। ध्यान देना, वैसे EMF जो है वो टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है ना। ये लिखा क्या है उसको सुन भी लो, ये नहीं लिखे भर से ना समझ पाओगे, सुने रहोगे तब। EMF जो होता है विद्युत वाहक बल वो टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा होता है, लेकिन जब सेल को आवेशित करते समय, जब सेल को चार्ज किया जा रहा होता है उस समय EMF भी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो है V बराबर E-IR, और इसमें सूत्र होता है इस समय V इक्वल टू E प्लस IR। R आंतरिक प्रतिरोध है, I धारा है, E विद्युत वाहक बल है, V टर्मिनल वोल्टता। ठीक है ना। तो ये याद रखना। ठीक। अब ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है, याद रखना। विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा H बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T/R जूल होता है। या यही H बराबर 1/4.2 VIT बराबर 1/4.2 I स्क्वायर RT बराबर 1/4.2 V स्क्वायर T/R। और ये कैलोरी जहाँ ये बताया गया कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, या 1 कैलोरी बराबर
4.2 जूल। ठीक है ना, ये याद रखना इसको भी। ठीक, P बराबर होता है VI शक्ति। P बराबर VI बराबर I² R बराबर V² R। ये शक्ति, विद्युत शक्ति P बराबर ये होता है। ठीक, वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति। जहाँ 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये शक्ति का मात्रक वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति। ठीक है ना। ऊर्जा के मात्रक जूल, वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा होता है। जहाँ एक वाट घंटा बराबर 3600 जूल और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ध्यान रखना, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, वाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल और 1 किलोवाट घंटा बराबर ये होता है। ठीक है ना। 32 नंबर, किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। यूनिट नहीं, बिजली का मीटर वाला बताता है कितने यूनिट बिजली खर्च हुई। किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं, यूनिट कहा जाता है। किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। ध्यान रखना, किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। कौन सा यूनिट? जो मीटर में बिजली वाला बताता है कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। ठीक है ना। और यूनिट संख्या बराबर क्या होता है? यूनिट संख्या बराबर होता है शक्ति। शक्ति को किस में लिखना है? वाट में। और गुणे समय, समय किस में? घंटे में। और बटे 1000। यूनिट संख्या निकालने का सूत्र होता है शक्ति गुणे समय। शक्ति किस में होना चाहिए? वाट में। समय किस में होना चाहिए? घंटे में, बटे 1000। ठीक है ना। अब इसके बाद सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए? तो ये जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो। सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए? तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो। ठीक है।
समांतर क्रम में कब जोड़ना चाहिए? तो इसका है कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से अत्यंत कम हो। ठीक है ना। सेलों को समांतर क्रम में कब जोड़ना चाहिए? तो जब R का मान, कैपिटल R का मान इससे बहुत छोटा हो तब। ठीक है ना। 36 नंबर। सेलों का संयोजन धारा को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ता है और समांतर क्रम में घटता है। यानी RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर में क्या होता है? प्रतिरोध के लिए है ये। किसमें? प्रतिरोध की बात चल रही है। प्रतिरोध श्रेणी में है तो ये, समांतर में है तो ये। RS क्या होता है? बढ़ता है और RP क्या होता है? घटता है। ठीक है ना। ये इसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा I बराबर 0। किरचॉफ का द्वितीय नियम सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। यानी किसी संधि पर जितनी धाराएं मिलती हैं उनका योगफल बराबर 0 होता है और इसमें धारा प्रतिरोध के गुणनफलों का योगफल विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। किरचॉफ के प्रथम नियम को किरचॉफ का संधि नियम तथा किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के अनुकूल है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के अनुकूल है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को किरचॉफ का लूप नियम
तथा किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। KVL और इसमें KCL। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो KCL है और ये किरचॉफ का द्वितीय नियम KVL। ठीक। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ध्यान रखना। 46 नंबर। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन सेतु अधिकतम सुग्राही कब कहलाता है? जब चारों प्रतिरोध समान हो। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10 किलो ओम कोटि का। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं। घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। AC आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकेंड। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड। 50 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं AC की, है ना। DC की आवृत्ति शून्य होती है, शून्य। पचास ABC 50 नंबर में 3 ठो प्रश्न दे दिए। धारों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड। सी DC की आवृत्ति DC दिष्ट धारा। DC मीन्स दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। तो इसकी आवृत्ति शून्य होती है, इसकी धारा की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना। ये रहा। और ये भी जान लो, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है।
ये भी जान लो, प्रत्यावर्ती धारा से जलने वाले बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझ जाते हैं। 2 पॉइंट और है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। अब लिख नहीं रहे हम, जान लो, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है और प्रत्यावर्ती धारा से जलने वाले बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझ जाते हैं। तो इतने प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे तो इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनसे समझ और भी क्वेश्चन पढ़े जा सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।